हमारा हम कर रहे थे हम सीजीएल को और सीजीएल 2025 को हमारे टोटल 48 शिफ्ट हैं, उसमें से 11 यानी कि 10 प्लस की मतलब 20 की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से चलते हैं हम। ठीक है, कोशिश तो करनी चाहिए स्पीड की, बट मैं क्या करूं भाई, समय की कमी है मेरे पास। आप लोग अगर व्यूज़ लेके आ जाओ ना इस सीरीज़ पे तो भाई साहब, भाई समय निकालना फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल है। देखो ठीक है, ओके। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 15 ऑफ सितंबर की सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि ईडीएम पूछा है हमसे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि राइड रफ शोड ओवर। राइड रफ शोड ओवर का मतलब क्या होता है? राइड रफ शोड ओवर का मतलब होता है कि हम जब कई बार क्या होता है कि हम है ना दूसरों की भावनाओं या फिर दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो वो वाली बात होती है दूसरों के द एक्ट विच टोटल टोटल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग्स और राइट्स। मतलब दूसरों की ना तो हम भावनाओं की कदर करते और ना ही हम उनके अधिकारों की कदर करते, तो हम अपना काम उस तरीके से करते हैं, तो उस चीज को हम इडियोमेटिक फॉर्म में राइड रफ शोड ओवर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे की भी सुन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा सिनोनिम बताना है हमने इंट्रांसीजेंट का। ये सबसे पहली बात तो एडजेक्टिव हमारा एक तरीके से होता है इंट्रांसीजेंट। इसका मतलब होता है अडिग, इसका मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब होता है हठी। ठीक है, ओके। कंप्लायंट, इसका बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। कंप्लायंट आप इसको किसको बोलते हैं? कंप्लायंट होता है आज्ञाकारी। इसका मतलब ये तो सिनोनिम नहीं हो सकता, एंटोनिम हो सकता है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विनम्र व्यक्ति, शिष्ट, शिष्ट व्यक्ति। ठीक है, ओके। एडमेंट, एडमेंट, एडमेंट क्या होता है? अटल, जो बिल्कुल ना अटे। और जिद्दी भी बोल सकते हो उसको, हटी भी बोल सकते हो, अडिग भी बोल सकते हो। मतलब आंसर मेरे को मिल गया। येल्डिंग क्या होता है? येल्डिंग का मतलब होता है झुकाने वाला, झुकाने वाला। ठीक है, ओके। इसका तो इस क्वेश्चन से कुछ भी मतलब खास लेना देना है ही नहीं। तो इन ट्रांसिजेंट क्या होता है? अडिग हो जाता है। तो एडमेंट या एडेमेंट, ये भी जो है सेम इसका मीनिंग रखता है। कंप्लायंट और सबमिसिव जो है इसके एंटोनिम के रूप में रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये एंटोनिम पूछ रहा है किसका? परनीसियस का। ये भी हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है परनीसियस का? परनीसियस का हिंदी मीनिंग होता है नुकसानदायक, नुकसानदायक, हानिकारक, हानिकारक, ये सब बोल सकते हो। ठीक है, आ जाओ ये इस पे। इनोक्यूशियस, इनोक्यूशियस भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है बिल्कुल जो है आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब बिल्कुल सेम जो है आपका इसको देखने को मिलता है। तो सिनोनिम हमसे क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। डेलिट्रियस, डेलिट्रियस भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब भी आपका ये भी सिनोनिम ही होता है। इसका मतलब भी हानिकारक या नुकसानदायक बोल सकते हो। विरुलेंट, विरुलेंट क्या होता है? विरुलेंट होता है उग्र। ठीक है, विरुलेंट क्या होता है? उग्र। इसको भी आप एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हो। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट आपका क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है घातक या फिर हानिकारक, आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमसे पूछा है परनिशियस का जो है एंटोनिम। अब इसमें फायदेमंद तो कोई चीज दिख ही नहीं रही। ये कैसे बोल दिया भाई इसने? एंटोनिम कैसे बोल दिया इसका? सब के सब मतलब ये तो सेम ही मतलब इसके जो है मीनिंग एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पूछा इसने एंटोनिम ही है, ये बात भी कन्फर्म हमारी जो है बिल्कुल है। तो भाई साहब इसका अब हम क्या करें? तो इसका अब क्या कर सकते हैं, एक बार और देख लेते हैं। परनीशियस, हाँ हानिकारक या नुकसानदायक ही होता है परनीशियस। तो इसका सिनोनिम पूछता तो फिर सिनोनिम इसमें 2-3 हो जाते। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका कुछ नहीं करना, इसका जो है इसको पेंडिंग में एक तरीके से छोड़ दो। ठीक है, एक बार और पढ़ लेता हूं मैं। एंटोनियम ही पूछा है, तो एंटोनियम इसका हानिकारक होता है, ये उग्र होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है।
ये तीनों के तीन उसका सिनोनियम मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फायदेमंद ये होता नहीं है, तो ये तीनों एंटोनियम इसके हो सकते थे। नहीं, इसको छोड़ दो भाई, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो फिलहाल के लिए। आगे का क्वेश्चन क्या है, एंटोनियम अगेन हमसे पूछा है, ठीक है। किसका पूछा है, लग्यूब्रियस का। लग्यूब्रियस अगेन आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, शोकपूर्ण, ठीक है, दुखदायक, दुखदायक, ठीक है। चीयरफुल मतलब खुशी देने वाला, खुशी देने वाला। उसके बाद ग्लूमी होता है सैड, मतलब दुख देने वाला। मॉर्नफुल भी और डिप्रेस्ड भी। तो आपका चीयरफुल जो है क्या आ जाता है इसका, सॉरी चीयरफुल नहीं, हाँ चीयरफुल ही आ जाएगा, खुशी देने वाला, क्योंकि ये बाकी के तीन तो इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन आपको एक इडियम जो है दे दिया गया है, राइड फॉर अ फॉल। राइड फॉर अ फॉल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बेकार का जोखिम उठाना, बेकार का जोखिम उठाना, ठीक है। बेकार का जोखिम उठाना आपका क्या होता है, राइड फॉर अ फॉल, ठीक है। टू टेक अननेसेसरी रिस्क लाइकली टू एंड इन फेलियर, जिसका मतलब बाद में क्या मिलेगी आपको, असफलता ही मिलेगी, ठीक है। तो बेकार का जोखिम क्यों उठाना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आया मेरा कॉमन एरर का। क्वेश्चन क्या है, नाइदर है तो कहीं ना कहीं नोर भी मिलेगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नोर, तो नाइदर और नोर का जो है पेयर आपको देखने को मिलता है कंजंक्शंस में, ठीक है, कंजंक्शंस में, ओके, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, डजेंट मैटर, नाउन जो है, नाउन या सब्जेक्ट, प्रोनाउन हो चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट बोल देता हूं मैं इसको, इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जाएगी। जो नोर और इसका दूसरा साथी होता है आइदर और, ठीक है। तो ये इसके बाद जो टीचर लिखा हुआ है, इसके बाद वॉज लिखा हुआ, ये बात सही है। वॉज अवेयर दैट द शेड्यूल फॉर द एनुअल फंक्शन हैव बीन चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हैव नहीं आ सकता भैया, आपको यहाँ पे हैज लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में गलती है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, आसान था, मतलब इस पे ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। Which is the correct spelling for a word meaning a person who takes care of a museum or collection? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछा है और हमसे एक मीनिंग दे के पूछ रहा है कि इसकी जो है सही स्पेलिंग क्या है। क्यूरेटर कौन होता है, हिंदी मीनिंग, और इसकी सही स्पेलिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। अगले में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। A disease involving the inflammation of the membranes surrounding the brain and spinal cord। देखो ये भी एक जो है हमारी एक डिजीज का नाम है, जो एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है देखने को मिलती है आसपास हमारे दिमाग के और हमारी स्पाइनल कोर्ड के। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, जो भी मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में आपकी लिखी हुई है। ये आपकी एक डिजीज होती है, इसको मैं क्या कहूँ, इसको मेंटल डिजीज तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि फिजिकल डिजीज ही होगा, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो है आसपास या इधर ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैनिंजाइटीज, मैनिंजाइटीज हम इसको जो है एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए डायरेक्शन आपके पास सेलेक्ट करना है, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली द सेल्फ एग्जिस्ट्स, खुद का अस्तित्व, दैट एवरीथिंग आउटसाइड वंस ओन माइंड इज मेयरली एन इल्यूजन, मतलब मेरा खुद का अस्तित्व है, बाकी सब तो यहाँ पे मोह माया ही है, मतलब मैं हूं जो कुछ हूं, दूसरे यहाँ पे कुछ भी नहीं एक तरीके से है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सभी डिफाइन करने पड़ेंगे। निहिलिस्ट क्या होता है, बिल्कुल शून्यवाद, ठीक है। अच्छा, एग्जिटेंटलिस्ट, एग्जिटेंटलिस्ट, बिल्कुल ये सही आंसर आपका हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है अस्तित्ववादी, जो सिर्फ खुद के बारे में ये मानता है कि मेरा जो है यहाँ पे अस्तित्व है, बाकी तो सबका
जो है नहीं 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 नहीं, ये तो अस्तित्ववादी हो गया ना भाई, ये तो सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, तो सोली, सोली मतलब खुद के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। इसका मतलब क्या होता है? अद्वैतवादी, अद्वैतवादी। ठीक है, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि खुद का अस्तित्व जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट जो है विचारों में जो है देखने को मिलता है। आइडियल मतलब आदर्शवादी, आदर्शवादी होते हैं ये लोग। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हु डेलिबरेटली स्टीज अप डिस्कॉर्ड और रिबेलियन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन टू अचीव पर्सनल और पॉलिटिकल एंड्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली स्टीर अप करता है डिस्कॉर्ड को और रिबेलियन जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब वो बढ़ाने की कोशिश करता है किसको? झगड़े झमेले जो भी होते हैं उग्र करने की एक तरीके से क्या करता है वो कोशिश एक तरीके से करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इग्नोक्लास्ट। इग्नोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, देसी भाषा में बताऊं तो मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, मूर्ति तोड़ने वाला। इनसबॉर्डिनेट, इनसबॉर्डिनेट कौन होता है? इनसबॉर्डिनेट होता है अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं मानता, अवज्ञाकारी। ठीक है, इंसेंडियरी, इंसेंडियरी कौन होता है? इंसेंडियरी होता है विद्रोहात्मक, विद्रोहात्मक जो विद्रोह करता है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्कॉर्ड फैला रहा है या रिबेलियन, रिबेल एक तरीके से करवा रहा है किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो है पर्सनल या फिर पॉलिटिकल जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सही हो जाएगा। इंसरेक्टनिस्ट, इंसरेक्टनिस्ट ये नाउन जो है आपका एक हो जाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति को दिखा रहा है। ये कौन होते हैं? ये विद्रोही होते हैं, विद्रोही। ठीक है, वैसे विद्रोही ये रिबेलियन भी होते हैं। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा एक तरीके से होता है, झगड़ा या मन मुटाव भी इसको बोल सकते हो, मन मुटाव। ठीक है, ऐसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं जिससे हमें सीखने में थोड़ी सी मतलब एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चूज द राइट कोलोकेशन। ठीक है, चलो देखेंगे। द कमेटी रीच्ड आ डैश डिसीजन आफ्टर आवर्स ऑफ इंटेंस डिस्कशन। मतलब बहुत ज़्यादा घने, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मतलब गहन अध्ययन एक तरीके से किया गया, इंटेंस डिस्कशन किया गया और फिर कमेटी जो है उस डिसीजन पे पहुंची थी। तो वेल थॉट, वेल थॉट ऑफ, वेल थॉट आउट, वेल थॉट वेल। तो इसमें आप जो है क्या कह सकते हो? इसमें कहते हैं हम लोग जब गहराई से गहन अध्ययन करते हैं ना, गहन अध्ययन करते हैं या गहन सोच विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो उसको हम वेल थॉट आउट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसी के जैसा है, ब्लैंक को फिल करना है। द प्रपोजल डैश वॉज इनिशियली डिसमिस्ड लेटर गेन्ड विस वाइड स्प्रेड अप्रूवल। मतलब अब प्रपोजल की बात की जा रही तो हु नहीं हो सकता। ठीक है, दैट यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, और हुम नहीं यूज कर सकते, दो में से बात आ गई। अब देखो, द प्रपोजल विच वॉज, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रपोजल की बात कर रहे हैं, तो आप दैट को भी काट देना। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है क्या हो जाएगा? विच आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये बात किसकी है? ये बात रिलेटिव प्रोनाउन की हो जाती है। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं। आगे आपका वॉइस का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और ये क्या कह रहा है? डिड द बोर्ड अप्रूव, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इससे ही बनाना है आपने। द कंपनीज रिवाइज्ड फाइनेंशियल पॉलिसी, सबसे पहली बात तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है, मेरा पैसिव वॉइस मुझे ढूंढ लेना है, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बता रहे हो। आसान क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सेम उसी फॉर्म में रखना है। नरेशन में हम सिंपल में बनाते हैं, इंटरोगेटिव में, वॉइस में इंटरोगेटिव ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि होमोनियम बताओ मुझे मेंटल का। ठीक है, चलो देखो, एक लोक और कवरिंग यहाँ पे दिया हुआ है, एक आवरण, एक आवरण, पर्दा बोल सकते हो, आवरण बोल सकते हो, मतलब चद्दर टाइप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ओढ़ने वाला कपड़ा भी बोल सकते हो, ओढ़ने वाला कपड़ा, चद्दर टाइप। ठीक है, ये मतलब इसके मीनिंग बन सकते हैं।
ठीक है, उस हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं दिया, इसने यहाँ पे बताया है पहले ही कि मेंटल का मीनिंग क्या है, उसका होमोनियम बताना है। मतलब होमोनियम का मतलब क्या है, दूसरा मेंटल, इसमें 4 वर्ड्स, चारों सेंटेंसेस में मेंटल का यूज किया हुआ होगा और उसका ये मीनिंग बताना है जहाँ पे मेंटल का कपड़ा या कवरिंग मतलब नहीं बनता होगा। द नाइट्स मेंटल फ्लटर्ड एज ही एंटर्ड द हॉल, उसका मेंटल जो है कपड़े की बात की जा रही है। द अर्थ्स मेंटल, बिल्कुल सही, मेरा आंसर मुझे ऑप्शन नंबर 2 ही में ही मिल गया। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। द प्रिंसेस मेंटल, यहाँ पे भी कपड़ा है। ए मेंटल ऑफ स्नो, यहाँ पे भी एक तरीके से आपको आवरण या कवर के रूप में देखने को मिल गया, लेकिन ये यहाँ पे बोला गया है कि इस मेंटल का मतलब मैंने ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछा है मेरे से, आगे मेरे से नहीं अपने से पूछा है, वॉइस का क्वेश्चन पूछा है। द फाइंडिंग्स हैड बीन सुप्रेस्ड, हैड बीन सुप्रेस्ड यहाँ पे एक तरीके से रखा हुआ है, तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे को लिख के बता सकते हो। भाई ये बीन काट देना है मैंने, ठीक है। तो द कमेटी हैड सुप्रेस्ड, ठीक है, अकेला सुप्रेस्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया यार, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पैसिव वॉइस का लिखा हुआ है क्योंकि हैड बीन सुप्रेस्ड लिखा हुआ है, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ, रिवर्स जब करते हैं तो बीन उसका काट देते हैं और ये बाय कट जाएगा। मेरा कमेटी जो है सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है, सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइंड या फिर बोल्ड जो सेगमेंट है उसको। चलो देखो, द टूरिस्ट आर गोइंग टू अब्रोड फॉर ए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, देखो आर गोइंग अब्रोड ये तो गलत हो जाएगा, इसको मत पढ़ो, ऑप्शंस पे मत जाओ। इसमें है ना एक चीज़ आप जो है बिल्कुल देख सकते हो, देखो जब हम बात करते हैं ना किसकी, जब हम बात करते हैं अब्रोड की, अब्रोड की जब हम बात कर रहे हैं तो बाहर जाने की तरफ ही तो बात करती है, वो इशारा करता है हमें, ठीक है। तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रेपोजिशन को लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ से टू को काट सकते हो, आर गोइंग अब्रोड ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, अब्रोड ने बाहर जाने की जो है बात हमें बता ही दी है। अगला क्वेश्चन, शिफ्ट तेजी से चल रही है ये वाली तो पर्टिकुलरली, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, देखो हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है, जो कि आपका नॉन फाइनाइट्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स का वर्ब का होता है पार्ट, मैं लंबा नहीं जाना चाहूँगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट्स में आपका ये आता है टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर इसके पीछे रीज़न हमें आपको देना पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको बताने की या रीज़न देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, देखो इज लुकिंग फॉरवर्ड ये आपका एक फ्रेज के तरीके से आप इसको ले सकते हो, और आप जब बात करते हो इज लुकिंग फॉरवर्ड उसके बाद जो है आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत डेफिनेटली है, लेकिन फिर यहाँ पे आप मीट यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको जिरंड यूज़ करना पड़ता है। ये भी आपका नॉन फाइनाइट का एक टॉपिक है, जिरंड भी आता है उस टॉपिक में, ठीक है। ओके, समझ में आया, सही है सर। तो इसलिए आपका टू के बाद मीटिंग आएगा यहाँ पे, ये गलत बात नहीं होगी, ये सही बात होगी, डेफिनेटली सही बात होगी। भाई आपका आता है कंप्रीहेंशन पैसेज, और ये 18 से 23 तक हमसे क्वेश्चंस पूछेगा। भाई आज का जो आपका पैसेज है वो जो है साइंस के बारे में बात करता है, और जो मोरल जो वैल्यू होती हैं, मोरल जो वैल्यूज़ होती हैं, गहराई में नहीं जाता है, बट कहीं ना कहीं एथिक्स की बात करता है, एथिक्स की बात करता है, किसकी, नैतिकता की, किसकी, नैतिकता की। नैतिकता और विज्ञान, मैं अगर इसका हिंदी में टाइटल देता ना, नैतिकता और विज्ञान, मैं इसका हिंदी में टाइटल दे देता।
देखो भाई, इंटरेस्टिंग शायद ना लगे, एक्सप्लेनेशन भी इंटरेस्टिंग ना लगे, बट मैं एफर्ट पूरा करूँगा बताने का, समझाने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पैसेज को। तो देखो, साइंस एज बोथ ए मेथड एंड इंस्टीट्यूशन। साइंस जो है दोनों चीज़ें हैं, एक मेथड भी है और एक इंस्टीट्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, एक संस्था और एक तरीका, दोनों है। ऑक्यूपाइज पैराडॉक्सियल पोजीशन विद इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब आज के समाज में एक विरोधाभासी स्थान रखता है। साइंस एक शाप और साइंस एक जो है हमारे लिए एक शाप के विरुद्ध क्या होता है, अभिशाप के जो है विरुद्ध क्या होती है चीज़ हमारे लिए, मतलब एक बून, आशीर्वाद, आशीर्वाद और जो है शाप, दोनों चीज़ें हमारे लिए साइंस है। It promises objectivity, progress, and mastery over nature, yet it simultaneously endangers, engenders, engenders profound ethical dilemmas. Dilemmas होती है दुविधाएं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो है हमें प्रोमिस करता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिविटीज़ हैं, वस्तुनिष्ठता, मतलब एक चीज़ के बहुत सारे हमारे पास विकल्प जो है पैदा करता है और हमें निरंतर प्रगति करने के लिए बाध्य करता है कि हम प्रगति करते रहेंगे, और जो हमारे नेचर है, प्रकृति है, उस पे भी अधिकार का जो है हमारे सामने प्रॉमिस एक तरीके से करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी साथ ही एक गहरे द्वंद्व के अंदर हमें फंसा देता है, और वो कैसा द्वंद्व है, वो एथिकल जो है द्वंद्व एक तरीके से है। इसको मैं थोड़ा सा देसी भाषा में अगर आपको कनेक्ट करना चाहूँ इस बात के साथ कि ये कहना क्या चाहते हो, ये कहना ये चाहते हैं राइटर साहब हमें कि जो एथिकल द्वंद्व होते हैं ना, वो क्या होते हैं। देखो, हम साइंटिफिकली अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, तो वो वाली चीज़, वो एथिकल द्वंद्व में चीज़ हमारी आती है। द relentless pursuit of innovation often outpaces moral reflection, leaving humanity to confront consequences it is ill prepared to manage। इस बात का मतलब क्या कहा भाई ने, इस बात का मतलब कहा, सर बोलते हैं, भाई नहीं बोलते हैं, भाई हम क्या हैं उनके सामने जिन्होंने इतनी अच्छी बात लिखी है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, नवाचार जो है करते रहते हैं, मतलब नई नई खोज करते रहते हैं, डिस्कवरीज करते रहते हैं। तो नवाचार की निरंतर जब हम खोज करते रहते हैं, तो हम जो है, जो हमारे नैतिक जो चिंता करनी चाहिए हमें नैतिक रूप से, तो उससे हम आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी मानवता जो है ऐसे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार जो है रहना पड़ेगा, या रहना चाहिए हमें, जो कि इल प्रिपेयर्ड जो है हो सकते हैं हमारे लिए आगे के समय में मैनेज करना। फॉर एग्जांपल, आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट कॉन्टिन्यूसली हम लोग लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान भारत लड़ने लग जाते हैं, कभी ईरान और जो है आपका रशिया और ये सब, सॉरी, रशिया और यूक्रेन लड़ने लग जाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लड़ाइयाँ और ये सब चलते रहते हैं, उससे एनवायरनमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं है, नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं। देखो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट इनोवेशंस की बात कर रहा हूँ, युद्ध नहीं तो इनोवेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक आपको देखने को मिलते हैं। तो उनसे हम कैसे मैनेज उनको करें, तो ये वाली चीज़, इसको हम इल प्रिपेयर्ड टू मैनेज बोल रहे हैं। From a genetic modification to artificial intelligence, specific advancement expands the boundaries of what can be done, while offering the little guidance on what शुड बी डन। बहुत अच्छी बात जो है सर ने यहाँ पे बोली है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, उससे जेनेटिक मॉडिफिकेशन से लेके, मतलब आनुवांशिक संशोधन से लेके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, एआई को हम लेके आए हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक वैज्ञानिक जो प्रगति हमने जिस प्रकार से कर ली है, हम इस बात की सीमाएं जो है बढ़ा सकते हैं कि हम आगे क्या करें, अब आगे के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत कम मार्गदर्शन देखने को मिलता है, बहुत कम मार्गदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बाउंड्रीज हमारी जो है एक्सपेंड नहीं हो पाती हैं कि हमें आगे के लिए करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन, कि हमें आगे के लिए करना
क्या चाहिए, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। ओके, प्रगति बहुत कर ली, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर नेचुरल या क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। इन शॉर्ट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ बातों को। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप अगर और चीज़ें भी इससे निकाल पा रहे हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़। कमेंट्स को मैं पिन कर दूंगा, आपकी कमेंट मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, दिस वाइडनिंग गैप, जो ये बहुत ही गहरा जो गैप आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन किसके बीच में, कैपेबिलिटी और कंसाइंस, जो अंडरस्कोर कर रही हैं द नीड ऑफ एन एथिकल फ्रेमवर्क दैट इवॉल्व्स द टेंडम विद डिस्कवरी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जो ये बड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है ना, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटीज, जो हमारी क्षमताएं हैं, कंसाइंस का मतलब होता है हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे 5G इंटरनेट आया था तो बहुत सारे मतलब हमारे सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चली थी कि उससे ना गोरैया, स्पैरोज, मतलब इस तरीके के जो नॉर्मल जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, पक्षी होते थे, उनको उनसे नुकसान हो रहा है। तो मतलब फिर भी हमने क्या कर लिया, हमारी प्रगति के लिए, नेट स्पीड चलाने के लिए वो सब हमने कर लिया। तो भाई देखा नहीं ना, वो एथिकल जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हम लोग नहीं चले ना, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं उनके बीच में विरोधाभास के बारे में बात की जा रही है। हिस्ट्रिकली, अगर ऐतिहासिक रूप से हम अगर देखने के लिए जाएंगे चीज़ों को, साइंस हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए न्यूट्रल एंटरप्राइज, इट्स वैल्यू डिटरमाइंड बाय ह्यूमन एप्लीकेशन। देखो, अगर हम इतिहास की तरफ देखने के लिए जाते हैं तो ऐतिहासिक रूप से ये बोल सकते हैं कि जो हमारी साइंस है, विज्ञान जो है ना, वो एक तटस्थ उद्यम हमारे लिए है। तटस्थ मतलब हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, लगातार काम करना चाहते हैं, और इसका मोल कौन चुकाएगा, इसका मोल आदमी ही चुकाएगा, ठीक है। इसका मूल्य जो है मानव उपयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्धारित एक तरीके से करेगा। इसकी वैल्यू डिटरमाइन कौन करेगा, ह्यूमन एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। हाउएवर, फिर भी अगर आप बात करना चाहते हो इसके बारे में और आगे, दिस नोशन ऑफ न्यूट्रलिटी इज इंक्रीजिंगली अनटेनेबल in a world where data, algorithms and biotechnologies directly shape social realities। अब एक बात बताओ, किंतु हम ये बोल सकते हैं कि ये जो तटस्थता है, ये जो अनटेनेबिलिटी है, इसकी जो धारणा है, ये धारणा कहाँ से निकल के आती है? ये धारणा उस दुनिया में अस्थिर आपको देखने को मिल जाएगी। अनटेनेबल ये वर्ड यूज कर रखा है ना, ये वाला जो वर्ड यूज कर रखा है ना, अनटेनेबल, इसका मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। अस्थिर जब आपको ये जो है चीजें देखने को मिलेगी, वो स्टेबल नहीं होगी। तो जहाँ पे आज के टाइम पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि जहाँ पे डेटा की बात की जाती है, जहाँ पे एल्गोरिदम्स की बात की जाती है, जहाँ पे कहाँ पे गया वो बायोटेक्नोलॉजीज, जैव, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, इनको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकियाँ, वेरी गुड, जैव प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है ना। मतलब जीवों से संबंधित जो अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उनको बोलते हैं जैव बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इसमें है ना हमारी जो क्या है, सोशल जो रियलिटीज़ हैं, सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं, उनको जो है कैसे शेप आप दोगे, फिर कैसे मतलब आकार दोगे उनको, आगे कैसे बढ़ाओगे फिर चीज़ों को, ठीक है। ओके, आगे क्या है, द साइंटिस्ट नो लॉन्गर फंक्शंस सोलेली एज एन ऑब्जर्वर बट एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ ऑल्टरिंग बोथ द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन कंडीशन इटसेल्फ। भाई बात तो देखो यहाँ पे भी ठीक एक तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। मतलब वैज्ञानिक जो केवल अब सिर्फ और सिर्फ एक जो है ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक जो है बन के रह गया है, और सक्रिय साधन के रूप में काम करता रहता है। मतलब कॉन्टिन्यूसली वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमेशा जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक परिवर्तन की तरफ जो है जाने की कोशिश करता रहता है, जो है क्या करता है, जो पर्यावरण और मानव की स्थिति दोनों को बदलने के लिए कैपेबल है,
ठीक है, अपने आप को, कंडीशन इटसेल्फ, ह्यूमन कंडीशन इटसेल्फ, मतलब दोनों को कैपेबल है जो ऑल्टर करने के लिए, बदलने के लिए, दोनों को, बोथ किसको, एनवायरनमेंट और ह्यूमन की जो कंडीशन है उसको, खुद को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अगर आप बात करते हो परिणाम की, तो इससे क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, कौन सी बातें हो सकती हैं। द क्वेश्चन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम द एक्ट ऑफ इंक्वायरी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहा इन्होंने यहाँ पे कहा कि परिणाम स्वरूप जो जिम्मेदारी का जो प्रश्न है ना, वो जिज्ञासा जो है बार बार काम करने की, आगे बढ़ने की, उसको हम उससे अलग ही नहीं कर पा रहे। एथिक्स, अगर आप एथिक्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप नैतिकता की यहाँ पे बात कर रहे हो, देन कैन नॉट रिमेन एक्सटर्नल टू साइंस, इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड विद इन इट्स वेरी मैथडोलॉजी का मतलब क्या होता है, कार्य प्रणाली, जिस मेथड को यूज करके हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैथडोलॉजी, कार्य प्रणाली। मेरा कहने का, राइटर बोलते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब ये है, देखो हमें जिम्मेदारी तो देखो लेनी पड़ेगी, राइट, ओके। जब जहाँ तक आप एथिक्स की, नैतिकता की आप बात करते हो, तो साइंस से बाहर जा नहीं सकती ना नैतिकता, उसको भी उसमें शामिल करो, नैतिकता को भी आपके साइंस में शामिल करो, इंटीग्रेटेड करो। इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद इन इट्स वेरी मैथोडोलॉजी। जिस कार्य प्रणाली से, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें नैतिकता यानी कि एथिक्स को भी इन्वॉल्व करो, शामिल करो उसमें, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन has demonstrated that the knowledge divorced from the moral accountability leads to existential peril। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जहाँ हम बात करते हैं परमाणु हथियारों की, सर्विलेंस आपने जहाँ पे कैमरे लगे होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यू आर इन द सर्विलेंस ऑफ कैमराज, यार यू आर इन द सर्विलेंस, ठीक है। सर्विलेंस मतलब आपके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे आप बात करते हो परमाणु हथियारों की निगरानी से संबंधित जो आपकी तकनीकें होती हैं, ध्यान देने योग्य है, या फिर आप बात करते हो एनवायरमेंटल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी, यानी कि पर्यावरण जो शोषण हो रहा है उसके विकास ने ये दिखाया है कि जो नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, उससे अलग करके हम चल नहीं सकते। अगर हम उससे अलग चलते हैं और वो जो ज्ञान है वो हम लेके चलते हैं, तो अस्तित्वगत खतरे की तरफ हम चलते जाएंगे। हम जो है क्या हो जाएंगे, एक ऐसे खतरे की तरफ, ऐसे पैरिल की तरफ हम जाते जाएंगे जिससे हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इन दिस सेंस, अगर हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करें इस बात को, इन दिस सेंस का मतलब क्या है, इस सेंस के हिसाब से अगर हम जाने की कोशिश एक तरीके से करेंगे, या इस दृष्टि से हम चीज़ों को देखें, एथिकल डेलिब्रेशन इज नॉट एन impediment टू प्रोग्रेस बट इट्स प्री कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि जो नैतिक जो विचार विमर्श होते हैं हमारी प्रगति में बाधा नहीं बनते हैं, बल्कि उनकी इट्स प्री कंडीशन, इसकी पहले की शर्त होती है ये। मतलब आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हम जो है, हमें एथिकल जो चीज़ें होती हैं ना, प्रकृति पहले लेके चलती है। अगर हम नेचर के जो है रूल की बात करें, तो हम नेचर के रूल की बात नहीं करते हैं, तो वो गलत बात हम एक तरीके से कर रहे हैं। द चैलेंज लाइज इन रिकंसीलिंग द empirical rigor of science with the normative demands of ethics, an endeavor that requires humility, dialogue and an awareness of science socio-political embeddedness। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये आ रहा है कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, एक चैलेंज आके खड़ा हो गया। द चैलेंज लाइज इन रिकंसीलिंग। कहने का मतलब क्या है कि हमारे सामने एक चुनौती हो गई है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका जो एक्सपीरियंस हम लेते जा रहे हैं वो बड़ी कठोरता को लेके आएगा, नैतिकता के मानकों की मांग के साथ हम उसको कैसे मैच करेंगे। और ये जो हमारा प्रयास है, हम विनम्रता की तरफ जाएंगे, हम बातचीत की तरफ जाएंगे, संवाद मतलब बात करने की तरफ आप अगर जाते हो, डायलॉग मतलब जो
क्या बोलूँ मैं इसको, डायलॉग को संवाद ही बोलते हैं, और तो क्या बोलते हैं, बातचीत जिसको बोल सकते हैं। और अवेयरनेस की बात करोगे, किसकी, साइंस की जो अवेयरनेस है उसको लेके, तो भाई साहब उससे लेके और इन सब चीज़ों को जब आप आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो भाई एथिकता कह रहा हूँ मैं भी, एथिक्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल मिलता है। मैंने बोला था आपको कि पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। टू इमेजिन साइंस एज डिटैच्ड फ्रॉम वैल्यूज, अगर आप ये मान के चलो कि साइंस को हम जो एथिक्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनसे अलग करोगे, तो टू इग्नोर द हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड ऑफ हाउ पावर एंड आइडियोलॉजी हैव इन्फ्लुएंस्ड रिसर्च एजेंडाज फ्रॉम colonial anthropology to corporate funded pharmacology, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि साइंस अलग चीज है और मोरल वैल्यूज अलग चीज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लुक इनटू द हिस्ट्री, आप जो है इतिहास में जाओ। ऐतिहासिक तौर पे अगर आप रिकॉर्ड्स की अनदेखी करते हो, रिकॉर्डों की अनदेखी करते हो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो आपकी सत्ता है और आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी विचारधारा है, उसने जो आपके अन्वेंशन, जो आपकी रिसर्च हुए हैं, रिसर्च जो एजेंडे हुए हैं, उनको किस तरीके से प्रभावित किया है, इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है। और अगर आप औपनिवेशिक काल की बात करते हो, ठीक है, औपनिवेशिक काल की बात करते हो, तो मानव शास्त्र से लेके कॉरपोरेट तक जो औषधि विज्ञान होती हैं उस तक की जो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो आप अगर खोल के खंगाल के अगर आप देखने के लिए जाओगे, एंथ्रोपोलॉजी से लेके कॉरपोरेट फंडेड जो फार्माकोलॉजी है, यहाँ तक अगर आप जाओगे और फिर आप कंपेयर करोगे किस चीज को, अगर आप कंपेयर करोगे किस चीज को, एथिक्स को कंपेयर करोगे साइंस के साथ, तो भाई साहब आप कुछ भी अलग जो है नहीं पाओगे। इन द 21st सेंचुरी, अगर 21वीं सदी की बात करोगे, एज ह्यूमैनिटी स्टैंड्स एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ जेनेटिक रीडिजाइन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी में कि मानव जो मानवता है वो अनुवांशिक जो पुनः डिजाइन और मानव चेतना की जो दहलीज है उसके ऊपर खड़ी है, और मशीन कॉन्शियसनेस के ऊपर खड़ी है, जहाँ पे मशीनी युग हम इसको बोल रहे हैं ना, मशीनी युग बोल रहे हैं इसको, क्योंकि मशीनों के द्वारा मिनटों सेकंडों में काम होते हैं। द इंटीग्रेशन, यही होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ एथिकल रीजनिंग इनटू द साइंटिफिक प्रैक्टिस इज नो लॉन्गर ऑप्शनल बट एसेंशियल। अब आप अगर बात करने के लिए जाओगे आज के समय पे, मशीन चेतना की दहलीज पर जब हम खड़े हुए हैं, तो वैज्ञानिक जो अभ्यास आप कर रहे हो, वैज्ञानिक जो चीज़ें आप लगातार डिस्कवरीज, साइंटिफिक प्रैक्टिस आप जो है लगातार कर रहे हो, वैज्ञानिक जो अभ्यास आप लगातार कर रहे हो, इसमें अगर आप नैतिकता की बात करोगे तो कहीं ना कहीं समावेश आपको देखने को मिलेगा ही। और आप इसको ऑप्शनल नहीं मान सकते, केवल और केवल मात्र आप इसको वैकल्पिक नहीं मान सकते, ये एसेंशियल है, ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है भैया, आप इसको अलग नहीं कर सकते। लास्ट लाइन में क्या कहा, द ट्रू मेजर ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस विल दस डिपेंड नॉट मेयरली ऑन डिस्कवरी बट ऑन डिसर्नमेंट ऑन आवर कलेक्टिव एबिलिटी टू wield नॉलेज विदाउट सराउंडिंग विजडम। कहने का मतलब क्या है, वैज्ञानिक प्रगति का विस्तार उस मापदंड पे केवल खोज पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि उस बुद्धि पर डिपेंड करता है, उस विजडम पर डिपेंड करता है, उस बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। किस बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है, जहाँ पे हम आपस में मिलके अपनी एबिलिटीज पर हमारे ज्ञान का उपयोग जब हम करते हैं, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप आसपास की बुद्धि के ऊपर जोर ना दे के, उस जो है सही जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, अगर हम मिलके चीज़ों का मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, है ना, उनके ऊपर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो भैया ठीक रहेगा, नहीं तो हमें परिणाम आपके सामने आते ही नज़र आपको आएंगे। ये आपका पैसेज था। भाई कोशिश तो करी है समझाने की आपको, बट अगर रह भी गया हो कहीं पे तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि भैया हमें पैसेज है ना अलग से करवा दो,
पैसेज अलग से 1 घंटा लगेगा भाई, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बताने में, कौन किसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कौन कहाँ पे जुड़ रहा है, कोमा लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, प्रपोजिशन, लाइन कहाँ पे किससे कैसे जुड़ रही है, ये सब चीज़ों के लिए आप अलग से बोल सकते हो मुझे अगर समझना है तो। अच्छा, क्वेश्चन है इसमें 18 से 23 तक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ साइंटिफिक न्यूट्रलिटी कंसिडर्ड अनटेनेबल। अनटेनेबल हमने ऊपर मीनिंग देखा था, अनटेनेबल का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, बात क्या कही इसने, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है आपकी, यहीं से क्वेश्चन उठाया है। दिस नोशन ऑफ न्यूट्रलिटी इंक्रीजिंगली अनटेनेबल इन ए वर्ल्ड वेयर एल्गोरिदम, बायोटेक्नोलॉजीज, है ना, बायोटेक्नोलॉजीज डायरेक्टली शेप सोशल रियलिटीज। तो यहाँ पे से क्वेश्चन हमारा उठाया है। इसने कहा कि जो पैसेज है हमारा, उसमें ऐसा क्यों है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज नोशन है वो साइंटिफिक न्यूट्रलिटी के को कंसीडर करता है अस्थिर। अस्थिर क्यों बताता है उसको, ट्रेडिशनल जो नोशन है वो। साइंस हैज लॉस्ट इट्स इम्पेरिकल फाउंडेशन, ऐसी बात नहीं है। मॉडर्न रिसर्च इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। मॉडर्न जो रिसर्च हैं आज के समय की, वो सोशल और जो आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं लाइक करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आप बोल सकते हो। आज के समय की जो रिसर्च होती हैं वो सामाजिकता और पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड बहुत हद तक करती है। ओके, बाकी दो ऑप्शंस का कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा 19th, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड प्रोग्रेस। एथिक्स और प्रोग्रेस के बीच में राइटर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइटर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो, एथिक्स रिस्ट्रिक्ट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऐसी बात तो नहीं है। एथिक्स जो है कभी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को जो है रिस्ट्रिक्ट तो देखो नहीं करते, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एथिकल रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल फॉर जेन्युइन प्रोग्रेस, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली 100% राइटर यानी कि ऑथर साहब का हमारे मानना है कि एथिकल प्लस साइंटिफिक रिसर्च या इनोवेशंस को आप कर सकते हो इक्वल्स टू अच्छा रिजल्ट। ठीक है, तो इसलिए जो एथिकल रिफ्लेक्शंस हैं वो बहुत जरूरी है जेन्युइन प्रोग्रेस के लिए। सच में जो प्रगति आपको अगर करनी है तो आपको एथिक्स को लेके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगला क्वेश्चन कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ कैपेबिलिटी एंड कंसाइंस। कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता, क्षमता और आपका कंसाइंस यानी कि अंतरात्मा, अंतरात्मा, उसको कौन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हमारा कर रहा है। टेक्निकल एबिलिटी वर्सेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस, एम्बिशन वर्सेस फियर, डिस्कवरी वर्सेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल एबिलिटी यानी कि हमारे पास तकनीकी जो क्षमता है उसको हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर जोड़ देते हैं तो भैया उसका रिजल्ट निकलेगा क्या, कैपेबिलिटी और कंसाइंस। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑथर्स टोन टुवर्ड साइंस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, मतलब ऑथर जो है उनके द्वारा साइंस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। कंडेमेटरी और पेसिमिस्टिक, डिटैच्ड और इंडिफरेंट, एनालिटिकल, कॉशनरी। बिल्कुल, आपको विचारात्मक और सचेत होके काम अगर करते हो आप लोग तो और भी ज़्यादा इसमें जो है क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। इसमें एथिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व हमारे जो राइटर हैं, राइटर साहब, ऑथर साहब जो है क्या करते हैं, इंक्लूड एक तरीके से करते हैं। तो भाई साहब वो जो है बहुत ही अच्छी बात जो है आपको देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसर्नमेंट यूज्ड एज इन द प्रोग्रेस पैसेज इन, कंफ्यूजन, रिपीटिशन, जजमेंट या फिर अचीवमेंट। ये भाई जजमेंट, डिसर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सोच विचार के काम को करना। ठीक है, सोच विचार के काम को करना। ठीक है, डिसर्नमेंट साइंस में क्या होता है, इसमें होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बीच में समझदारी से निर्णय लेना, वो कैपेबिलिटी जिसमें समझदारी से निर्णय लेना। फिर बात वही आएगी, एथिक्स को इसमें शामिल एक तरीके से करने की बात यहाँ पे की जाती है। ओके, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारा पैसेज से ऊपर
जो है निकल जाते हैं। आपको नरेशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और हमको डिसाइड करना पड़ेगा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट, तो ये आपका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा, दैट के साथ जोड़ रखा है तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, या फिर सैड आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि रिपोर्टेड जो स्पीच होगा उससे आइडिया लगाओ। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कुड हार्म, कुड की जगह पे कैन आपको करना होगा, कैन हार्म वंस आई साइट ओवर टाइम। अब देखो एक्सेसिव स्क्रीन, कैन हार्म, कुड हार्म काट दो, वंस आई साइट ये काट दो, विल काट दो। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस, एक अगर लेवल के हिसाब से बात करोगे तो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ये कहूँगा कि ये शिफ्ट आपकी पर्टिकुलरली इजी, मैं इसको कहूँगा 15 सितंबर की सेकंड जो आपकी शिफ्ट है। ओके, सी सैड आई एम लर्निंग फ्रेंच। अब देखो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी सैड उसके बाद दैट से जोड़ देना और फिर आई है सब्जेक्ट के पास जाएगा, सी बन जाएगा। आगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लेना चाहेंगे, जो कि क्या है। देखो फिर क्या है, इसमें आपको मीनिंगफुल हिसाब से रखना है, कोरेंट पैराग्राफ इसका बनाना है। 4 सेंचुरीज कार्टोग्राफर्स होते हैं जो मैप बनाते हैं, ठीक है, ओके, जो मैप बनाते हैं। प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मैप, रिवीलिंग मोर अबाउट ह्यूमन ईगो देन ज्योग्राफिकल एक्यूरेसी। बिल्कुल ये बात पहले नंबर पे हो सकती है, मैं इसको कंफ्यूजन में हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। द प्रोजेक्शन ऑफ पावर, भाई साहब यहाँ पे पावर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब मैं इसको दूसरे सेंटेंस को पहले नंबर पे नहीं ले सकता। इट मीन्स मेरा चौथा जो सेंटेंस है ना वो जो है पहले नंबर पे नहीं आ सकता। मतलब चौथा जो मेरा ऑप्शन है ना वो जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, आगे चलता हूँ, बट पढ़ लेता हूँ इसको। द प्रोजेक्शन ऑफ पावर थ्रू मैप्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ नॉलेज कैन सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन। कॉलोनियल empires redrew boundaries to reflect their influence, shaping political realities that persist even today. ये मेरा 3 पहले नंबर पे नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स मेरा आंसर में कहीं पे बनती नहीं है बात। अब चौथे नंबर पे दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन 10 दे रखा है, इसका मतलब इस प्रकार से तो ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला सेंटेंस ही मेरा पहला है। उसके बाद मुझे जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मैं कैसे जोड़ सकता हूं चीज़ों को। देखो 4 सेंचुरीज, शताब्दियों से जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्होंने प्लेस किया अपने आप को सेंटर में, केंद्र में रखा वर्ल्ड मैप के, कि उन्होंने रिवील किया कि जो इंसान है उसकी ईगो को बजाय कि ज्योग्राफिकल एक्यूरेसी के। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक मेरी बाउंड्री है, तो कार्टोग्राफर्स ने भी यही दिखाने की कोशिश की। तो ये बात पहले नंबर पे सही है। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूं, तीसरा लूं या दूसरा लूं। अब मैं दूसरे की तरफ जाता हूं। द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहां से होगी? प्रोजेक्शन की बात देखो यहाँ पे चीज कोई जोड़ी नहीं है, प्रोसेस की कोई बात नहीं करी है। इट मीन्स मेरा पहला सही आंसर है, इट मीन्स मेरा पहला आंसर सही है। तो दूसरे नंबर पे तीसरी बात जाएगी। कैसे जोड़ दो? कॉलोनियल मतलब पहले के जमाने की बात की जा रही है, इसका मतलब उस समय पे कॉलोनियल हो सकती थी। एम्पायर्स मतलब जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे, या और भी हजारों सालों तक हम लोग यार गुलाम ही रहे। कहने का मतलब क्या है, जो कॉलोनियल एम्पायर्स होते थे वो रीड्रू करते थे, बाउंड्रीज को दोबारा से बनाते थे, रिफ्लेक्ट करने के लिए उनका इन्फ्लुएंस, प्रभाव शेप करने के लिए पॉलिटिकल जो वास्तविकताएं हैं उनको, और परसिस्टेंट रहने के लिए आज के समय तक भी। ठीक है, इसलिए ये बात जुड़ गई। उसके बाद क्या कहा भाई ने दूसरे नंबर पे, अब ये किसी प्रोसेस की बात हो गई, ये तीसरी पॉइंट होगी दूसरी। ये प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन? जो आज के समय पे, उस समय पे इन्फ्लुएंस या शेपिंग, पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाना, आज के समय तक भी बाउंड्रीज का उनका बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो वो वाली चीज, वो प्रोजेक्शन की बात हो रही है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया था, काट दिया था, कि दूसरा में प्रोजेक्शन की बात निकल के नहीं आ रही। दिस प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ पावर थ्रू मैप्स डेमोन्स्ट्रेट, और जो ये प्रोजेक्शन होता था पावर का कि यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, ये प्रभाव है, ये पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, इसका
ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाता कि उनकी जो ज्ञान है वो कैसे सर्व कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन के लिए। मतलब हम उसको एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता था कि मेरा जो है डोमिनेशन यहाँ तक जो है चलता है, कोई भी पर्टिकुलर राजा जहां तक उसके राज्य होता था। 10 इस प्रकार से या इस तरीके से द एक्ट ऑफ मैपिंग जो काम करने का था, मैप वाला जो काम था, हैज ऑलवेज बीन लेस अबाउट लोकेशन मोर अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि दबाव एक तरीके का बनाना, परसेप्शन मतलब एक माइंड सेट बनाना, माइंड सेट कर देना एक कि मतलब अब तो ऐसे ही होगा, ठीक है, वो वाली चीज बिल्कुल परफेक्ट रूप से बना के दे देना, ठीक है। ये वाली बात मतलब क्या है कि मैप सिर्फ लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए या दिखाने के लिए नहीं होते थे, मैप एक माइंड सेट, एक परसेप्शन सेट करने के लिए होते थे। ये वाली चीज जो है एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे, ये 25 क्वेश्चंस थे आपके 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट होगी 15 की थर्ड शिफ्ट होगी, लास्ट शिफ्ट होगी, उसको देखना है तो राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। जब आपको कंबाइंड देखना है तो वहां पे मैंने 12, 13 और 14 ये जो है कंबाइंड 3 वीडियो में 9 शिफ्ट आपकी प्रोवाइड करवा दी हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में इसी में देख रहे हो तो इसमें देख लो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। जहां से भी देखना आपको कंफर्टेबल, अच्छा, सुविधाजनक लगता है वहां से आप लोग देख लो। डिमांड मेरी क्या है? डिमांड मेरी ये है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर दो, आपके दोनों हैं 3D और ये वाला, दोनों के दोनों, और फिर वीडियो को अंत में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके है ना बात? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी उसमें, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लगे रहो, मंडे रहो, जुटे रहो, ठीक है।